नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, जैसा कि हम बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए और सीपीसी की लेक्चर सीरीज एक साथ में चला रहे हैं, उसी लेक्चर सीरीज के क्रम में आज हम बीएनएसएस की समरी ट्रायल के बारे में बात करेंगे। और समरी ट्रायल को भी हमने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि एक वीडियोस के अंदर समरी ट्रायल को समझना अपने आप में पॉसिबल नहीं है। तो आज जो हम बात करेंगे, ऑल अबाउट समरी ट्रायल के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 है, कोशिश करते हैं कहां तक इस वीडियो के अंदर हम पहुंच पाएंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि जैसा कि आप सब लोग कहते हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा हो, तो उसी हिसाब से इस वीडियो को रखने की हम कोशिश करेंगे। तो वही मेरा रहता है हमेशा से कि बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ लेते हैं समरी ट्रायल को। क्या होता है समरी ट्रायल? एक छोटी सी लाइन में अगर मैं बताऊं तो सेक्शन 283 के अंतर्गत एक लिस्ट दी गई हुई है। उन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल हो जाएगा, और कुछ प्रिटी ऑफेंसेस हैं उनका समरी ट्रायल हो सकता है, और ऐसे ही कुछ स्पेशल लॉज हुए, लोकल लॉज हुए, उन एक्ट के अंदर लिखा है कि इसका समरी ट्रायल किया जा सकेगा, तो उनका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। अब समरी ट्रायल को एक एक पॉइंट से समझते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मेरा है प्री एज वेल एज मेंस। समरी ट्रायल्स आर गवर्न्ड बाय द चैप्टर 22 एंड सेक्शन 283 टू 288 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो मैं अगर बात करूं कि समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये कौन से चैप्टर में है, तो यहां से चीज निकल के आती है। कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर 22। और बात अगर सेक्शन की करूं तो सेक्शन 283 तो 288 हो जाती है। तो एक ये चीज आपको याद रखने वाली होगी, ताकि आपको एक आइडिया हो कि समरी ट्रायल 283 टू 288 सेक्शन चैप्टर 22 फटाक से पहुंच गए। And is designed to provide a short and expedient process of the trial for certain type of cases. किस लिए इसको डिजाइन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अगर मैं बताऊं तो कुछ प्रकार के मामलों में संक्षिप्त, शॉर्ट एंड एक्सपीडिएट मतलब त्वरित न्यायिक प्रक्रिया प्रदान करना है। These trials are intended for cases where the maximum punishment up to 3 years of imprisonment or cases that are considered to be of a summary nature by law. तो ये जो ट्रायल है, ये जो विचारण है, उन मामलों के लिए होते हैं जिनमें अधिकतम समय, जो अधिकतम पनिशमेंट कितनी है, वेयर द मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो 3 वर्ष तक के कारावास की सजा जिनमें हो अधिकतम, ये ट्रायल उनके लिए है। और अथवा केसेस दैट आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ अ समरी नेचर बाय लॉ, अथवा कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें विधि द्वारा संक्षिप्त प्रकृति का बनाया गया है, माना गया है, जो नेचर वाइज लॉ के कंसीडर किया गया है, जिनको निर्धारित किया गया है समरी ट्रायल के रूप में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ समरी ट्रायल इज टू इंश्योर दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड स्विफ्टली। तो समरी ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या है? समरी ट्रायल का जो ऑब्जेक्ट वो है कि जो न्याय है उसको निर्धारित करना कि वो त्वरित हो जाए, स्विफ्टली हो जाए, बगैर किसी हडन के जल्दी हो जाए, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर ट्रायल। पर न्याय जल्दी हो जाए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है
कि समरी ट्रायल का कि वो कंप्रोमाइज करे किसके साथ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर ट्रायल के साथ। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, संक्षिप्त विचारण का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंप्रोमाइज करे नेचुरल जस्टिस और फेयर ट्रायल के साथ। उन चीजों के साथ कंप्रोमाइज किए बिना त्वरित निर्णय, त्वरित स्विफ्ट जस्टिस, त्वरित न्याय प्रदान करना ही समरी ट्रायल का ऑब्जेक्ट है। तो साथ ही उसके आगे पढ़ लेते, आल्सो it ensure that only offenses of certain gravity are tried summarily and cases with higher potential punishment are dealt with through regular trial। साथ ही साथ समरी ट्रायल का जो उद्देश्य है वो यही भी सुनिश्चित करना है, केवल जो निश्चित गंभीरता वाले अपराध हैं, सर्टेन ग्रेविटी वाले यानी निश्चित गंभीरता वाले अपराध जो हैं उनका ही संक्षिप्त विचारण किया जाए। जैसे बहुत ज्यादा हायर की बात करें, अधिक गंभीर है, जो हायर पोटेंशियल पनिशमेंट वाले केस है, उनको जो रेगुलर ट्रायल होता है जिसके लिए प्रॉपर, वही अडॉप्ट किया जाए। मतलब उनके प्रॉपर उसके लिए क्या करा जाए, गवाही ववाही से लेके सारे प्रोसीजर फॉलो किया जाए, एक भी प्रोसीजर लैप्स ना हो। जबकि समरी ट्रायल में आपको पता होगा कि कुछ प्रोसीजर लेफ्ट भी कर दिए जाते हैं। तो ये था समरी ट्रायल के बारे में, हमने थोड़ा सा समझा उसका ऑब्जेक्ट और कहाँ कहाँ ये होता है। साथ ही हम समझते हैं कि नॉर्मली देयर आर टू टाइप ऑफ केसेस। अगर बात करें हम बीएनएसएस के अकॉर्डिंग या सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, तो दो तरह के केसेस देखने में हमें इसको मिलते हैं। दैट इज, पहली चीज हो गई समन केस और दूसरा हो गया वारंट केस। तो अब अगर बीएनएसएस के अंदर देखेंगे तो दो ही तरह के केसेस दिखाते हैं। Since as per the exclusionary definition under section 2X BNS 2W CRPC, ये पुराने का होगा। Summon case means a case relating to an offense and not being a warrant case। अब यहां पे हमने एक चीज जो बोली है, exclusionary definitions। exclusionary definition को समझते हैं पहले क्या होता है। ये एक्सक्लूजनरी डेफिनेशन क्यों काम है? एक्सक्लूजनरी डेफिनेशन उसको कहते हैं कि जिसको पढ़ने के बाद उसका मीन्स क्लियर ना निकले, मतलब उसको समझने के लिए किसी दूसरी चीज को समझना पड़ेगा। जैसे कि सम्मन केस 2X BNSS में डिफाइन है और पुराने लॉ में 2W CRPC में डिफाइन है। सम्मन केस क्या होता है, क्या मतलब सम्मन केस का? सम्मन केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, यानी केस होना चाहिए और क्या वो ऑफेंस से संबंधित होना चाहिए। एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, और साथ ही वारंट केस नहीं होना चाहिए। तो अब इस चीज को समझ के क्या आपको समझ आया कि सम्मन केस है? क्योंकि इसमें जब तक आप वारंट केस नहीं समझ लेते हो तब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि सम्मन केस है क्या। क्योंकि ये कह रहा है कि ऑफेंस से रिलेटेड होना चाहिए, चलो समझ में आई, ऑफेंस से रिलेटेड होना चाहिए और साथ ही वारंट केस नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए तो पहले हमें यह पता होना कि वारंट केस क्या है। तो सम्मन केस को समझने के लिए वारंट केस समझना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन को एक्सक्लूजनरी डेफिनेशन कहते हैं, मतलब ऐसी डेफिनेशन जिसको समझने के लिए किसी दूसरी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, किसी और चीज को समझना पड़ेगा, तभी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज अ वारंट केस, है ना। तो अब तो फिलहाल हमें तो सबसे पहले तो वास्तव में तो यही देखना पड़ेगा कि वारंट केस क्या है एग्जैक्टली, वास्तव में ये पता समझना पड़ेगा। तो वारंट केस समझ लेते हैं। वारंट केस जो हमारा दिया है सेक्शन 2Z BNSS में दिया है और पुराना 2X CRPC में दिया गया है। डिफाइन एज, कैसे डिफाइन किया? वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 year। यानी केस ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए और ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए जिनमें पनिशमेंट डेथ की हो
पनिशमेंट लाइफ की हो और पनिशमेंट कितनी हो, 2 साल से ज्यादा की हो। एक्सीडिंग 2 ईयर का मतलब है 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, जो 2 है वो इसमें इंक्लूड नहीं, 2 प्लस जो भी आएगा ये इसके अंदर इंक्लूड है। तो वारंट केस क्या हुआ कि जिनमें 2 साल से, अगर सिंपल लाइन में बोलूं, 2 साल से ऊपर की जिनमें सजा है वो वारंट केस हो गई। नाउ बचा क्या, 2 साल और 2 साल से नीचे की सजा जिनमें है वो सम्मन केस है। तो इसीलिए अब वारंट केस को समझा हमने, तब जाके सम्मन केस समझ आया। तो इसीलिए सम्मन केस के लिए हमने एक्सक्लूजनरी डेफिनेशन वर्ड यूज किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हिंदी की मैं बताऊं तो वारंट मामले या बाद का मतलब होता है कोई भी ऐसा मामला जो संबंधित हो ऑफेंस से, जिसके अंदर जो कारावास हो वो डेथ का हो, लाइफ का हो या 2 साल से अधिक का हो, वो वारंट केस है। यानी 2 साल और 2 साल से कम के जितने भी ऑफेंसेस हैं जो ऑफेंस से रिलेट करते हो वो सम्मन केस है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब आगे की बात समझते हैं। जनरली, सामान्यता, केसेस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर एंड अप टू 7 ईयर आर वारंट केस ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट। तो इन्होंने बताया कि जो केस ऑफेंस से रिलेटेड है और पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा, और अप टू 7 ईयर यानी 7 साल तक है, वो वारंट केस कहलाते हैं और ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट होते हैं। वारंट केस तो इससे ऊपर भी कहलाते हैं, पर ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट जनरली है जो 2 साल से ऊपर और 7 साल तक के केसेस ही ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट होते हैं। मैंने जनरली वर्ड लिख के ही आपको क्लियर कर दिया है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। एक एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि 7 साल तक वाले ही, जिनमें पनिशमेंट 7 साल है, उन्हीं ऑफेंसेस को मजिस्ट्रेट सुन सकता है। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे अपवाद हैं जो मैंने लिस्ट आपको दी है। जैसे कि सेक्शन 118 हो गया का सब सेक्शन 2 हो गया, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाई डेंजर वेपन्स और मीन्स। कोई क्या करता है, स्वेच्छा से किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है, किसके द्वारा, डेंजर वेपन्स के द्वारा या उन साधनों के द्वारा। तो इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो 7 से ज्यादा है, 10 ईयर तक है, जबकि ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है। ऐसे ही 119 सबसेक्शन 1, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट एक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट, यानी संपत्ति हड़पने या किसी अवैध कार्य के लिए विवश करने हेतु स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। ये भी ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, लेकिन पनिशमेंट 7 से ज्यादा है। तो एक जनरली बात अगर हम करें तो 2 साल से ऊपर और 7 साल से तक वाले केसेस जो हैं वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट होते हैं, उससे ऊपर के ट्राइबल बाई सेशन होते हैं। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो मैंने आपको बता दिए, और भी है, वो लिस्ट में आगे दे रहा हूं आपको पूरी, वो आप पढ़ लेना। आई होप यहां तक समझ आया होगा। जो मैंने लिस्ट की बात करी थी वो लिस्ट ये है, 139 सबसेक्शन 1, ऐसे ही 308 सबसेक्शन 5, 308 सबसेक्शन 6, 308 सबसेक्शन 7, 309 सबसेक्शन 4, 3095, 3096, 316.5, 331 का 3 एंड 4, 338 फौजी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऑफ बीएनएस। ठीक है, मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिनमें पनिशमेंट 7 प्लस है और ट्राइबल बाई स्टिल मजिस्ट्रेट है। तो कहीं अगर ऐसा लिखा है कि 2 से 7 साल वाले ऑफेंस मजिस्ट्रेट ट्राई करते हैं और उससे ऊपर के सेशन करते हैं तो ये गलत है। हाँ, बात अगर जनरली करें
एक जनरली ज्यादातर केसेस जो है 7 साल तक वो मजिस्ट्रेट ही ट्राई करता है। 7 साल से ऊपर के ज्यादातर केसेस हैं वो सेशन जज ट्राई करता है। एंड केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर एंड मोर। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त जिन अपराधों में 7 वर्ष से अधिक कारावास का प्रावधान है या और उससे अधिक है, उन्हें shown as tribal exclusively by the court of sessions are also warrant case tribal by sessions। जिन्हें विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाया गया, ट्राइबल बनाया गया, वे भी वारंटवाद होते हैं तथा उनका विचारण सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, यानी उनका जो ट्रायल है वो सेशन जज के द्वारा किया जाता है। तो 7 साल तक मजिस्ट्रेट, 7 से ऊपर सेशन जज साहब। और ये हमें दिखता कहां पे है, अगर देखना हो हमें तो शेड्यूल में जाके देखने को मिल जाता है। हमें लास्ट में अगर आप जाएंगे बिल्कुल तो शेड्यूल में टेबल दी हुई है, उसके अंदर हमें देखने को ये चीज मिल जाती है। लिस्ट थी, इसमें बहुत ज्यादा चीजें समझने की थी, एक्सेप्शंस था, ये चीज मैंने आपको समझा दी। वंस वी एक्सक्लूड वारंट केस व्हाट रिमेन्स इज समन केस। एक बार अगर हम जब वारंट केस को अलग कर देते हैं तो क्या बचता है हमारे सामने, समन केस, विच आर केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एक बार अगर समन वारंट केस निकाल दिया, समन केस बचाओ। समन केस क्या है, अप टू टी ईयर विद इम्प्रिजनमेंट अप टू टी ईयर, अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की जेल में सजा हो, 2 से ज्यादा के नहीं, 2 से ज्यादा वारंट केस चला जाएगा। स्टिल बिलो आर केसेस मीन्ड फॉर समरी ट्रायल विच इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ समन ट्रायल एज वेल एज वारंट ट्रायल। अब यहां पे आप जो कंडेंस फॉर्म है, जनरली ज्यादातर बुकों में देखोगे वो ये कहता है कि समन ट्रायल का ही कंडेंस फॉर्म है। कंडेंस मतलब सूक्ष्म रूप होता है। तो ये ज्यादातर आप देखोगे चीजों को। कुछ ऐसे मामले दिए गए हैं नीचे, स्टिल बिलो आर केसेस मीन फॉर समरी ट्रायल, कुछ ऐसे मामले दिए गए नीचे जो संक्षिप्त विचारण के लिए निर्धारित किए गए हैं। संक्षिप्त विचारण की बात करूं हम, अगर मैं समरी ट्रायल की बात करूं तो ये समन ट्रायल और वारंट ट्रायल यानी समन विचारण और वारंट विचारण का ही एक कंडेंस फॉर्म है, यानी सूक्ष्म रूप है, संक्षिप्त रूप है। मैंने ऐसा क्यों कहा, पहले अगर आप सेक्शन 283 की बात करें या वहां पे 260 की बात करें तो वहां पे जो समरी ट्रायल हो सकता था वो 2 साल तक के ऑफेंस नहीं हो सकता था, 2 साल से नीचे। अब जो लिख दिया वो 3 साल, यानी पहले जो था सम्मन केस 2 साल तक थे, वारंट उससे ऊपर था, तो इसीलिए सम्मन केस का ये कंडेंस फॉर्म था। पर अब इसको बढ़ा के नए लॉ के अंदर, बीएनएस के अंदर 3 साल कर दिया है, तो ये अब सम्मन केसेस के अंदर भी जा चुका है, यानी ये अब वारंट केस के अंदर भी जा चुका है, यानी वारंट केस का भी समरी ट्रायल किया जा सकेगा एज पर न्यू लॉ। पहले जो केवल सम्मन केस ही समरी ट्रायल में कन्वर्ट हो सकते थे, जिनका किया जा सकता था, अब वो वारंट ट्रायल का भी समरी ट्रायल किया जा सकेगा, क्योंकि पनिशमेंट जो नए लॉ के अंदर 283 है उसके अंदर ये ऐड कर दिया कि 3 साल तक के ऑफेंसेस का समरी ट्रायल किया जा सकता है। और 3 साल का मतलब सिंपल है, 2 से ज्यादा जैसे ही आप जाओगे, 2+ जैसे इंक्रीज होगे वो वारंट केस की कैटेगरी में आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने वारंट केस की डेफिनेशन अभी आपको समझाई है। तो मतलब सिंपल सा इस लाइन का यही है कि जो समरी ट्रायल है वो कंडेंस फॉर्म है किसकी, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल की, यानी संक्षिप्त रूप है सम्मनवाद और वारंटवाद का। Here the sentence for imprisonment which can be passed should not exceed 3 months as per section 285 subsection 2 of BNS।
अब मैं बात करूं समरी ट्रायल के लिए, तो समरी ट्रायल में पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा की नहीं दी जा सकती है, कम बेशक दे दो पर 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी। और ये ऐसा बार कहां पे है, सेक्शन 285 सब सेक्शन 2 के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है, BNSS के अंदर। यानी आपको मैं सिंपल समझाऊं, अगर आप कोई समरी ट्रायल कर रहे हैं और उसमें आपको पनिशमेंट देनी है, किसी ऑफेंस का आपने समरी ट्रायल कर लिया, जो दिया है जिस चीज का कर सकते हो आप उसी का करेंगे, जिस साहब भी उसमें आप कर रहे हो, तो पनिशमेंट जो है वो 3 महीने से ज्यादा की नहीं दे सकते, 3 मंथ है। और 3 मंथ से ज्यादा नहीं दे सकते, ऐसा बार कहां किया गया है, सेक्शन 285 सब सेक्शन 2 के अंदर। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्री में यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नए लॉ के अंदर भी यही है, पुराने लॉ के अंदर भी यही था। वी विल नाउ डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस समरी ट्रायल। अब हम संक्षिप्त विचारण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, उन क्वेश्चंस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच कोर्ट्स कैन ट्राई केसेस इन अ समरी वे। कौन कौन सी न्यायालय हैं जो मामलों का संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं, विच कोर्ट्स कैन ट्राई केसेस इन समरी वे। तो बात करें एज पर सेक्शन 283 BNSS, धारा 283 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार, द कोर्ट विच कैन ट्राई केसेस इन समरी वे आर एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो अभी की बात करें नए लॉ की, धारा 283 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या कर सकता है, समरी जो ट्रायल है उसका विचारण कर सकता है। कौन सी सेक्शन के अंतर्गत, 283 प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से पूछा जाता है। देयर इज अ चेंज इन द प्रोविजन in CRPC, the magistrate of first class that power to try a case in summary way only if he has been so empowered by the High Court, but according to sections 283(1) of BNSS 2023, the power to try a case in a summary way has been conferred by the Sanhita itself and no such empowerment by High Court is now needed। मतलब ये है कि 260 के अंदर पहले क्या था कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वहां पे क्या था, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो कर सकते थे, पर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के लिए हाई कोर्ट अगर उसको एम्पावर करेगा तो ही वो समरी ट्रायल कर सकता था। तो नए लॉ के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो हटा ही दिया है, अब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एम्पावर करने की जरूरत नहीं, यानी हाई कोर्ट से एम्पावर होने की जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट खुद लॉ ने इटसेल्फ उसे एम्पावर कर दिया कि वो समरी ट्रायल का ट्रायल कर सके, जबकि सीआरपीसी के अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलती थी। सीआरपीसी धीरे धीरे खत्म भी होती जा रही है, ये नए लॉज मुझे 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप देख लेना पूरी तरह से लिप्त हो जाएंगे और एग्जाम में भी हो सकता है आपसे इन्हीं लॉज के अंतर्गत BNSS और BSA के अंतर्गत ही पूछा जाएगा। पर जो चेंज है मैंने थोड़ा सा बता दिया, यहाँ पे आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। तो आप ये याद कर लो, जो पहले आपने याद करा था कौन कौन कर सकता है, तो एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो सीआरपीसी में आपने याद किया था, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर किया गया हो, और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एम्पावर किया गया हो हाई कोर्ट के द्वारा। अब जो नए लॉ में वो मैं अगर बात आपको बताऊं तो एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कोई इंपावर लेने की आवश्यकता नहीं हाई कोर्ट से। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, पर इसको इंपावर होने की आवश्यकता है हाई कोर्ट से, जब हाई कोर्ट इसको इंपावर करेगा तब। तो आज की डेट में सिनेरियो ये है, एज पर सेक्शन 284 ऑफ BNS, धारा 284 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, द हाई कोर्ट में कन्फर on any magistrate invested with the power of magistrate of second class power to try summarily any offences which is punishable only with fine
or with imprisonment for a term not exceeding 6 months with or without fine, and any abatement or attempt to commit any such offense. तो मैंने बताई ऊपर की जो कैटेगरी 283 के 1 के अंतर्गत कौन हो गए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कोई इंपावरमेंट की आवश्यकता नहीं है। धारा 284 बीएनएसएस के अनुसार मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी समरी ट्रायल कर सकता है, पर इसके लिए हाईकोर्ट उसको एम्पावर करेगा, पावर कन्फर करेगी। पर इसके लिए जो सेकंड क्लास, इसके लिए कंडीशन लिख दी है, जहां वो 3 साल तक के ऑफेंसेस और जो लिस्ट थी उन ऑफेंसेस का कर सकते थे, वहीं सेकंड क्लास एम्पावर होने के बाद भी, यानी हाईकोर्ट से पावर कन्फर पावर होने के बाद भी, वो कौन से ऑफेंसेस का कर सकेगा समरी ट्रायल? ओनली जो पनिशेबल है फाइन से, जिनमें सजा फाइन की दी गई है या सजा दी गई है वो 6 महीने से ज्यादा की नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी 6 महीने तक की ऐसी सजा। अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे ऑफेंस, मान लो ये ए ऑफेंस है, इसमें केवल फाइन है, इसको कर सकता है। बी ऑफेंस है जिसमें 6 मंथ की सजा और फाइन भी है और नहीं भी है, दोनों चीज, विद और विदाउट फाइन। सिर्फ इन्हीं को सेकंड क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। जबकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 3 साल तक के ऑफेंसेस जिनकी सजा हो उनका कर सकते हैं, साथ ही जो लिस्ट दिया है उनका कर सकते हैं, पेटी ऑफेंसेस का कर सकते हैं, और जो एनी अदर स्पेशल लॉ हो उनका कर सकते हैं। स्पेशल लॉ में भी अगर 6 मंथ तक की सजा है और फाइन से केवल है तो सेकंड क्लास भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्लास के लिए सिर्फ एक कंडीशन, ये उन सारे ऑफेंसेस का कर सकता है, और कंडीशन ये है कि जिनमें ये चीज हो। ये आपको याद रखना, ये प्री के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। आई होप यहां तक क्लियर है। Here also, after conviction in a summary trial, the magistrate of second class cannot impose a sentence of imprisonment exceeding 3 months in view of the war under sections 285 subsections 2। तो जो वार हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के लिए था कि 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दे पाएंगे, जो धारा 285 का सबसेक्शन 2 है, वो वार सेम 285 सबसेक्शन 2 का बार हमारा जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, जो हाईकोर्ट से एम्पावर होकर काम कर रहा है, उनके ऊपर भी रहेगा, यानी वो भी 3 मंथ से ज्यादा की सजा नहीं दे सके। आई होप यहां तक समझ आया होगा। हिंदी इसकी नीचे ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी ये ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। What type of cases can we try in a summary way? क्वेश्चन हमारा जो दूसरा है, किस तरह के केसेस को ट्राई करा जा सकता है समरी वे में? किस तरह के मामलों को संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? किस तरह के मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? तो सेक्शंस 283 बीएनएस और पुराने में थी जो 261 सीआरपीसी इनुमरेट्स 8 कैटेगरीज of cases which can be tried similarly। तो ये सीआरपीसी के अंदर 9 कैटेगरी देखने को मिलती थी, पर इसकी जो सीआरपीसी की जो 1 कैटेगरी थी वो बीएनएसएस 283 में सब सेक्शन का जो है सब क्लॉज 2 बना दिया है। तो अब कैटेगरीज 8 रह गई हैं, और उसके बाद सब क्लॉज 2 है, उसमें बता दिया कि किन किन का कर सकते हैं। उसी में 3 ईयर जो मैं बता रहा हूं कि 3 साल तक के ऑफेंस का समरी ट्रायल हो सकता है, उसमें इनहांस किया गया है। तो कोर्ट सेल ट्राई इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सारे केसेस का कर सकता है और इनमें से किसी भी केसेस का करेगा। एक चेंज जो देखने को यहां भी मिल रहा है नए लॉ के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कोर्ट सेल जो 8 कैटेगरीज हैं, कोर्ट सेल करेगा ही करेगा, यानी जो जज साहब की विवेकाधीन शक्ति थी, और विवेकाधीन शक्ति हमेशा ही सेटल जुडिशियल प्रिंसिपल पर ही होती है, वो यहां पे छीन ली गई है। यानी जज साहब अब चाह कर भी अगर कोई ट्रायल समरी है तो उसे समरी ही जज साहब को चलाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वर्ड यूज हुआ सेल।
जबकि पुराने लॉ में यहाँ पे वर्ड मे यूज हुआ था, तो डिस्कशन थी कि ऑनरेबल कोर्ट चाहे तो उसे समरी ट्रायल जो है उसे सम्मन केस की तरह चला ले, सम्मन ट्रायल चलाए उसे। पर अब यहाँ पे अगर जो समरी ट्रायल में फॉल कर रहा है उसे समरी ट्रायल ही चलाना पड़ेगा जज साहब को, सेल वर्ड यूज करने से इतना फर्क हो गया। तो पहली कैटेगरी जो है थेफ्ट यानी चोरी, अंडर सबसेक्शन 2 और 2 ऑफ सेक्शन 303, 303 का सबसेक्शन 2 के अंतर्गत चोरी हो, 305 के अंदर चोरी हो, 306 के अंदर चोरी हो, वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टॉलन डज नॉट एक्सीड 20,000। अब यहां दो चीजें देखनी चाहिए। पहली तो ये होगी आपकी थेफ्ट, थेफ्ट होना चाहिए, और थेफ्ट में भी ये सेक्शन 303, 305 और 306, साथ ही 20,000 रुपए से ऊपर ना हो मामला, यानी जो प्रॉपर्टी चोरी करी गई है उसका अमाउंट 20,000 से ज्यादा नहीं हो। मान लो एक फोन है, एग्जांपल से समझाऊं, और वो चोरी हुआ है, अगर उस फोन की वैल्यू 21,000 है तो उसका समरी ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। वही फोन अगर 20,000 का है तो समरी ट्रायल चलाया जा सकता है इन सेक्शन के अंतर्गत। तो आपको याद रखना ये सेक्शन प्लस दूसरी कंडीशन, पहले यहाँ पे 20,000 के लिए 2,000 लिखा हुआ था और बाकी कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। सेकंड जो है रिसीविंग और रिटेनिंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, यानी कोई चोरी के जो प्रॉपर्टी है उसको रिसीव करता है यानी प्राप्त करता है या अपने पास रोक के रखता है, अपने पास रखता है, अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 317 का 2, ठीक है। तो 317 का 2 प्लस वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डजंट एक्सीड 20,000, तो यहां पे भी 20,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो रिसीव करे या रिटेन करे ऐसी प्रॉपर्टी 317 2 के अंतर्गत फॉल हो रही हो और अमाउंट 20,000 से ज्यादा ना हो, तो ऐसे केस का भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 317 VNS वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 20,000, तो यानी 317 5 प्लस 20,000, यानी बीएनएस की धारा 317 5 के अंतर्गत चोरी की संपत्ति को छिपाने, कंसीलमेंट करना हो या उसके निपटान डिस्पोजल के लिए सहायता करना हो, पर ऐसी संपत्ति का मूल्य जो है ना 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे चीज ऐसे ऑफेंसेस ऐसी का भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो ये तीन कैटेगरी, तीनों चीजें समझाई, तीनों के दोनों कंडीशन मस्ट है, पहले सेक्शन ही होनी चाहिए, उस सेक्शन का ये सब क्लॉज भी होना चाहिए, प्लस जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 20,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी इन तीन कैटेगरी में समरी ट्रायल किया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी समझते हैं, ऑफेंस अंडर सबसेक्शंस 2 3 ऑफ 331, यानी 331 का 2 एंड 3 हो, लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। अब इसमें आपको ये देखना है कि ऑफेंस अगर 331 के 2 या 3 यानी लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग 2 या 3 के अंदर अगर फॉल कर रहा है तो उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि वैल्यू कितने अमाउंट होना चाहिए। ये चीज समझ आ गई आई हो। कैटेगरी 4 हो गई। कैटेगरी 5 इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस अंडर सेक्शन 352 एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सबसेक्शन 2 3 ऑफ सेक्शन 351, यानी 351 का 2 एंड 3 प्लस 352, इन सेक्शन के अंदर भी समरी ट्रायल किया जा सकता है, यानी शांति भंग करने और क्रिमिनल इंटिमिडेशन आपराधिक धमकी, दोनों ही
सेक्शन जो मैंने लिखी 352, 351 और 351 का 2 और 3, यानी 351 का 1 नहीं फॉल करेगा इसमें। तो ये चीज बहुत देखनी पड़ेगी, और ये प्री के लिए कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं MIP का। 5 कैटेगरी हो गई है, हमारी 6 कैटेगरी है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंस। एनी फोरगोइंग ऑफ द ऑफेंस का मतलब है जो ऊपर मैंने ऑफेंसेस करे इनके अंदर कुछ में भी, जो ऊपर अभी हमने 5 कैटेगरी है इनमें से किसी में अबेटमेंट हो रहा हो तो उन ऑफेंसेस का भी किया जा सकेगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार। तो ये ऑफेंस जो लिखे हैं वो प्लस उसके साथ अगर उनका कोई अबेटमेंट भी है ना तो उनका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। नहीं लिखते तो क्वेश्चन बनता है कि अबेटमेंट कैसे होगा। कैटेगरी हमारी 6 हो गई, 7 हिंदी में लिखा है 7 कैटेगरी देख लेते हैं। एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस। इसको भी समझ लेते हैं। कोई भी अटेम्प्ट, जो ऊपर जितने हम ऑफेंस पढ़ के आए हैं उनमें कोई अटेम्प्ट है उनका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है, और उनका भी किया जा सकता है जो अटेम्प्ट इटसेल्फ ऑफेंस है। यानी एक नई चीज देखने को यहां मिली, अटेम्प्ट कोई भी हो जो अपने आप में ऑफेंस है उनका ही भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। 8th कैटेगरी है एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट बाय एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट। यानी ये कैटेगरी जो है ऐसा कोई भी अपराध जो किसी ऐसे कार्य से निर्मित हो जिसके संबंध में मवेशी अतिक्रमण अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत शिकायत की जा सकती हो। यानी जो कैटल ट्रेसपास एक्ट है उसके अंतर्गत अगर शिकायत की जा सक रही हो तो ऐसे किसी भी ऑफेंस का समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो ये तो 8 कैटेगरी जो थी हमारी 283(1) के अंदर दी गई थी। अब और किसका किया जा सकता है तो मैंने नोट करके करा पेटी ऑफेंसेस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 229 सबसेक्शन 2 VNS और 206(2) CRPC पुराने में दिए गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इससे कई बार सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पेटी ऑफेंस जिनका समरी ट्रायल हो सकता है 229 सबसेक्शन 2। ये ऑप्शन दे देता है 4, ऊपर से लिस्ट के 3 नाम ले देगा, चौथे ही लिख देगा पेटी ऑफेंसेस ऐसे करके। तो आपको टिक करके आना पड़ेगा यस पे, क्योंकि पेटी ऑफेंसेस का भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। पनिशेबल ओनली विथ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। पर पेटी ऑफेंसेस का समरी ट्रायल किया जा सकता है, पर उन्हीं का किया जा सकता है, यहां पे कंडीशन आ गई विथ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। ऐसे सूक्ष्म लघु अपराध जिनके अंतर्गत जो सजा है वो फाइन है और वो फाइन 5,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी कोई एक ऐसा कोई पेटी ऑफेंसेस है जिसके अंदर जो फाइन है वो 5,000 से ज्यादा नहीं है तो उनका तो किया जा सकता है समरी ट्रायल, पर उससे ज्यादा जैसे ही हो गया उसका नहीं किया जा सकता। कैन बी डिस्पोज ऑफ समरी अंडर सेक्शन 2291 BNS। तो ये पेटी ऑफेंस की बात हुई, इनका भी किया जा सकता है। अभी सबसेक्शन 2 है 283 सबसेक्शन 2 द मजिस्ट्रेट में ये चीज नई जोड़ी गई है, पहले नहीं थी। द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द अक्यूज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ट्राई इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ द ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, imprisonment for a term exceeding 3 years। यहाँ पे पहले 2 लिखा हुआ था और इसको कैटेगरी जो थी इसकी 9 में से सबसे फर्स्ट में दिया हुआ था, जो इन्होंने सब क्लॉज 2 बना दिया है और 3 साल कर दिया। और एक जो एक्यूज को सुनने का मौका मिलना चाहिए, ये भी पहले वाले लॉ में देखने को नहीं मिलता था। तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात तथा लिखित रूप में कारण अभिलिखित करके ऐसे सभी या किसी भी अपराध का संक्षिप्त रूप से विचारण कर सकता है
जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित ना हो। पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर से ज्यादा का ना हो, उन सब में समरी ट्रायल किया जा सकता है और एक्यूज को एक प्रॉपर मौका दिया जाएगा और सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाएंगी रिटन में। तो ये चीज आपको नई देखने को मिलती है नए लॉ में। साथ ही एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मजिस्ट्रेट टू ट्राई अ केस इन अ समरी वे अंडर दिस सबसेक्शन। तो सेक्शन 2 का प्रोवाइजो कि अपील लाई नहीं करेगी। किस चीज के लिए लाई नहीं करेगी? इसमें ये चीज लिखी है कि मजिस्ट्रेट कोई मैटर को समरी ट्रायल कर रहे हैं, अब उनकी समरी ट्रायल करने के ऊपर आप अपील नहीं कर सकते कि वो इसको समरी ट्रायल नहीं कर सकते। ये प्रोवाइजो के अंतर्गत दिया गया है। जो मजिस्ट्रेट का संक्षिप्त विचारण करने के मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो अब यहां से क्वेश्चन एक और निकल के आपके मन में आ रहा होगा कि क्या मजिस्ट्रेट ने कोई किसी को कन्विक्शन कर दिया, पनिशमेंट दे दी किसी को समरी ट्रायल में, उसके ऊपर अपील की जा सकती है? तो इस चीज के लिए मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन सेट करूंगा, प्रॉपर उसके आगे किसी के किसी पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड के अंदर ये चीज मैं लेके आऊंगा। अभी आप ये समझो केवल कि मजिस्ट्रेट ने किसी केस को समरी ट्रायल करने का डिसीजन ले लिया है, उस डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते हो। There is a change in the provision. The value of stolen property has been increased to rupees 20,000 in section 23(1), first, second, third of BNS where it was the 22,000 in CRPC. ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बता दी है, ऑलरेडी ये चीज मैंने आपको बता दी है। Section 233 of BNS especially provide for the summary trial of all or any of the offenses not punishable with death, imprisonment, life imprisonment for a term exceeding 3 years. I have already told only after giving the accused a reasonable opportunity. ये पहले नहीं था, अब है। सेम सबसेक्शन, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी जो ये भी चेंज था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223(1) का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में चोरी की संपत्ति का मूल्य बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता में 2,000 था, ये बताया हुआ है ऑलरेडी। ऐसी बीएनएस 2023 की धारा 283(2) विशेष रूप से प्रावधान करती है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों को छोड़कर अन्य सभी अथवा किसी भी अपराध का संक्षिप्त विचारण तभी किया जा सकता है जब अभियुक्त को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए तथा उसके कारण लिखित में दर्ज किया जाए। ठीक है, तो ये चीज नई थी इसके अंतर्गत, ये मैंने बता दिया आपको। लेकिन सीआरपीसी में ऐसे अपराधों के संचित विचारण का प्रावधान उसी उपधारा में सामान्य रूप से किया गया था और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बता दिया मैंने। अ न्यू प्रोवाइजर टू सेक्शन 223 BNS has also been added which provide that no appeal shall lie against the decision of magistrate to try a case in summary way under section 283(2). There was no such proviso in CRPC. तो इसके अतिरिक्त BNSS 2023 की धारा 283(2) के अनुसार एक नया उपखंड भी जोड़ा गया है, जिसके अनुसार धारा 283(2) के अंतर्गत किसी भी मामले को संक्षिप्त विचारण में चलाने के मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है, जबकि सीआरपीसी में ऐसा कोई भी उपबंध या प्रावधान नहीं था। तो ये जो चेंज था सिर्फ उसके बारे में था, अब देख लेना इसको, ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। 283 सबसेक्शन 3 को और पढ़ लेते हैं, तो 283 हमारी कंप्लीट हो जाएगी जो समरी ट्रायल से रिलेटेड है। Of VNS provide that when in the course of summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this संहिता। तो BNS की धारा 283(3) यह प्रावधान करती है कि यदि संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो जाता है, यानी मजिस्ट्रेट को ऐसा समरी ट्रायल की ड्यूरिंग समरी ट्रायल
ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मजिस्ट्रेट को कि जो मामले की प्रकृति है, जो नेचर ऑफ केस है, वो ऐसा है कि उसको संक्षिप्त रूप में विचारण करना उचित नहीं है। इस अनडिजायरेबल टू ट्राई इट, मतलब अनडिजायरेबल है, उचित नहीं है। तो मजिस्ट्रेट उन सभी गवाहों को पुनः बुलाएगा। तो मजिस्ट्रेट शैल रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड एंड प्रोसीड। तो उन सभी गवाहों को पुनः बुलाएगा जिनका परीक्षण किया जा चुका है और इस संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले की पुनः सुनवाई करेगा। टू हियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। अब यहां पे डिस्कशन जज साहब की आ जाती है, फिर देखने को मिलती है। तो 283(1) के अंदर वर्ड यूज कर दिया सेल, और 283 सबसेक्शन 3 के अंदर बता दिया कि डिस्कशन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है जिसका संक्षिप्त रूप से विचार करना उचित नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन वो कर सकता है। तो ये इंटरप्रिटेशन का पार्ट, और आने वाले समय में चीजें पता चलेंगी कि ऊपर सेल वर्ड यूज करके आप एक तरफ बाउंड करोगे कि उन्हें इन ऑफेंसेस के अंदर समरी ट्रायल करना ही पड़ेगा, फिर यहां पे आप ये कह रहे हो कि नेचर देख लेना है, तो फिर डिस्कशन ही होगी ना जिस साहब की। तो ये चीज आपको याद रखनी है मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग जो पावर है वो। द मजिस्ट्रेट कैन इशू अ स्पेशल समन अंडर सेक्शन 2291 BNS गिविंग द अक्यूज्ड द ऑप्शन। अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है समरी ट्रायल के अंदर? स्पेशल समन भी इशू कर सकता है, बहुत ज्यादा जैसे पेटी ऑफेंसेस होते हैं 229 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें अभियुक्त को निम्नलिखित विकल्प दिए जाते हैं। गिविंग द अक्यूज्ड ऑप्शन टू अपीयर इन पर्सन और थ्रू काउंसिल। वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से आप खुद पर्सन ही वो अपेयर हो जाए या काउंसिल के थ्रू अपेयर हो जाए, ठीक है। टू प्लीड गिल्टी टू द एक्यूजेशन विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट बाय ट्रांसमिशन थ्रू पोस्ट और बाय मैसेंजर द सेड प्ली ऑफ गिल्टी इन राइटिंग एंड द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन्स। मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए बिना आरोप स्वीकार कर सकता है। इसके लिए वह डाक या संदेह भाग के माध्यम से अपना लिखित दोष स्वीकार यानी प्लीड ऑफ गिल्टी समनुनिर्दिष्ट जुर्माने की राशि भी भेज सकता है, या टू ऑथराइज इन राइटिंग हिज काउंसिल टू प्लीड गिल्टी ऑन हिज बिहाफ एंड पे द फाइन थ्रू सच काउंसिल सेक्शन 276 ऑफ BNS। वो अपने जो काउंसिल है उनको भी ऑथराइज कर सकता है कि वो उसके बिहाफ पे प्लीड गिल्टी करें और जो फाइन है वो भी जमा कर दें, ठीक है। और ऐसा धारा 276 BNS के अंतर्गत कहां से ऑथराइज होता है? 276 के अंतर्गत ये चीज लिखी है। द फाइन इज स्पेसिफाइड इन द स्पेशल समन shall not exceed 5,000 rupees proviso to section 229 subsection 5। अब समन केस के अंदर जो फाइन है वो 5,000 से ज्यादा नहीं होगा, यानी स्पेशल समन जो इस तरह का है इसके अंदर जो फाइन है वो 5,000 से नहीं होगा। यानी मजिस्ट्रेट साहब जो प्लीड गिल्टी कर सकते हैं केवल उन्हीं केसेस में कर सकते हैं जिनमें फाइन 5,000 तक है, तभी वो पोस्ट से या मैसेंजर से भेज सकता है, अदरवाइज नहीं भेज सकता। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो होगी स्पेशल केस की बात 229 सबसेक्शन 1 में जो दिया गया है। 229 सबसेक्शन 2 फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पेटी ऑफेंस। अब पेटी ऑफेंस बता दिया है। पेटी ऑफेंस मींस एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विथ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। तो पेटी ऑफेंसेस कैसे हैं? जो पनिशेबल फाइन से है और जिनमें जो फाइन है वो 5,000 से ऊपर नहीं जाता है, वो पेटी ऑफेंसेस है। साथ ही इन्होंने ये भी बता दिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफेंस सो पनिशेबल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। यानी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई ऐसी सेक्शन है या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें अगर फाइन मान लो 5,000 भी है तब भी उसे पेटी ऑफेंस नहीं मानेंगे। और अंडर एनी अदर लॉ विच प्रोवाइड फॉर कन्विंसिंग द अक्यूज्ड पर्सन इन हिज एब्सेंस ऑन अ प्ली ऑफ गिल्टी। जिसमें मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के अधीन या किसी अन्य ऐसे विधि के अधीन दंडनीय अपराध शामिल नहीं होगा जिसमें अभियुक्त व्यक्ति को उसके अनुपस्थित रहने पर दोष स्वीकार करने के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता हो। दो चीजें आपको निकाल देनी है
कि अक्यूज नहीं है, और वहां पे उसको किसी और लॉ में ऐसा लिखा है, किसी अदर लॉ में लिखा है कि अक्यूज नहीं है, और उसके अब्सेंस में उसे दोष सिद्ध करने का राइट होगा, अब्सेंस ऑफ प्ली गिल्टी का होगा, तो वो भी इसके शामिल नहीं है। और मोटर व्हीकल एक्ट जो पनिशेबल है ऑफेंस, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है पेटी ऑफेंस में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कैटेगरी आपको पेटी ऑफेंस की। सेक्शन जो धारा 229 सब सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस है, द स्टेट गवर्नमेंट में by notification specially empowered any magistrate to exercise the power conferred by subsection 1 in relation to any offence which is compoundable under section 359 or any offence punishable with imprisonment for a term not exceeding 3 months or with fine or with what, where the magistrate is of opinion that the having regard to the fact and substance of the case the imposition of fine only would meet the end of justice। तो धारा जो 229(3) है, ऊपर जो आपको हमने कंडीशंस बताई कि इनमें 5,000 से ज्यादा के ऊपर का होगा, उसमें नहीं कर पाएंगे। फिर मोटर व्हीकल एक्ट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, और ऐसे भी ऑफेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे किसी अदर लॉ के अंदर का कि जिसमें अभियुक्त व्यक्ति को उसके अनुपस्थित रहने पर दोष स्वीकार करने के आधार पर दोषित किया जा सकता हो, ये भी उसमें शामिल नहीं होंगे। अब इसका जो 223 का सबसेक्शन 3 है बीएनएसएस का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके स्पेशली इंपावर कर सकती है किसी भी मजिस्ट्रेट को कि वो एक्सरसाइज करे जो कंपाउंडेबल हो 359 के अंतर्गत, जो धारा 359 के अंतर्गत समझौता योग्य हो, या ऐसे किसी अपराध के संबंध में भी जो 3 माह तक के कारावास से जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, सॉरी any offense punishable with imprisonment for a term not exceeding 3 months, यानी ऐसे ऑफेंस भी जिनमें 3 महीने से ज्यादा की सजा न हो, और विथ फाइन या फाइन हो, और विथ बहुत है फाइन के साथ भी हो, वेयर द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन, जहां पे मजिस्ट्रेट की ऐसी राय, ऐसी ओपिनियन है दैट हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस द इंपोजिशन ऑफ फाइन ओनली वुड मेक द एंड ऑफ जस्टिस। तो मजिस्ट्रेट साहब की ऐसी राय है कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस उनको ध्यान में रखते हुए, केवल जुर्माना लगाया जाना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा। तो ऐसे मामले भी मजिस्ट्रेट समरी ट्राई कर सकता है, पर पेटी ऑफेंस के लिए जो कंडीशंस है वो ये, उनमें पेटी ऑफेंस में चीजें की जा सकती है। There are laws other than the BNS which may provide for the trial of certain offences under summary way। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अतिरिक्त अन्य विधियों में भी कुछ अपराधों के संक्षिप्त विचारण का प्रावधान किया गया है। अब मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी एनआई एक्ट। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की जो धारा है 143 का 1, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को उक्त अधिनियम के अध्याय 17 के अंतर्गत आने वाले अपराधों का संचित विचार करने का अधिकार प्रदान करती है। एम्पावर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एम्पावर करती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को टू ट्राई द ऑफेंस अंडर चैप्टर 17 ऑफ द सैड एक्ट यानी एनआई एक्ट in a summary way making applicable section 285 to 288। summary ट्राई कर इसके अंतर्गत empowering some magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year and amount of fine not exceeding 5,000। इस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराएं 285 से 88 लागू होती है, तथा ऐसे मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी जाती है कि वह 1 वर्ष तक के कारावास तथा 5,000 तक के जुर्माने की सजा दे सके। तो कुछ अदर लॉज हैं, उनके अंतर्गत भी समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। मैंने आपको बता दी 8 कैटेगरी पेटी ऑफेंसेस, 9 कैटेगरी हो गई, और 10 हो गया आपका अदर लॉज जो है, स्पेशल लॉज है या लोकल लॉज है, उनके अंदर भी अगर लिखा हुआ है तो उनका भी समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड थैंकिंग यू for watching।
एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको और इस तरह के वीडियोस चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करें टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल फॉर जुडिशरी एंड एज वेल एज लॉ एग्जाम। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।